जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की विद्यालय विषयों की बुक। वापिस हमको एक बार राजस्थान जी की एक बुक पढ़नी होगी। सारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, शुरू करते हैं आज का सेशन। क्योंकि मुझे आपको जब भी बताने की बारी आती तो मुझे बताने एक ही बात याद आती। वो बहुत कुछ नहीं है मेरे पास, एक ही मुद्दा है, बस उसी के अलग अलग मुझे। एक बार क्या होता है कि एक पादरी, चर्च का कोई पादरी होता है और उसको लंबी चौड़ी प्रार्थना याद होती है। तो वो पादरी इस बात से खफा है कि कोई दूसरे कोई संत वगैरह हैं, लोग उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। तो वो ये सोच रहा है कि अब आखिरकार लोग चर्च में क्यों नहीं आने लगे। तो उसको पता चला कि कोई संत है, गांव से दूर लोग वहाँ जाते हैं, उनको सुनते, भजन कीर्तन एकदम मंत्रमुग्ध होते हैं। तो उसको बहुत गुस्सा है। उसने सोचा कि मैं जाऊँगा, देखूंगा, देखें ऐसा क्या है उनमें जो हमारे चर्च में नहीं आ रहे लोग, मुझे इतने खाली रह रहा है चर्च, ऐसा करके हो जाता है उनसे मिलने के लिए। तो उनसे पूछता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि लोग तुमसे मिलने के लिए आ रहे हो और हमारे चर्च में नहीं आ रही। का औपचारिक है हमारे चर्च, इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्थित प्रार्थना है हमारी, उससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती वगैरह वगैरह। हम बहुत फॉर्मल है, भगवान फॉर्मल नहीं है इतने जितना हम बना देते हैं। कभी कभी भगवान खुद कहते, एक छोटी सी कहानी मुझे बीच में ध्यान आ गई, कहते कि भगवान, एक व्यक्ति कहता है कि मुझे मंदिर में प्रवेश चाहिए। भगवान कैसे भी करके मुझे, मतलब वो अनन्य भक्त होता है, उसको मंदिर में आने से पुजारी मना कर देता है। तो भगवान उसको अपने आके कहते हैं कि तुम क्या मुझे आज दिन तक मंदिर में नहीं आने दिया, तो तुम्हें क्या मिले। भगवान खुद ही सोचते होंगे। भगवान इतने गड़े, मतलब इतने ढांचे में थोड़े ना ढले हुए होंगे क्या, कहीं भी होंगे तो भी ठीक है। तो क्या थे, मैं स्टोरी कहाँ सुनाई थी। हाँ, तो जाते उन दोनों व्यक्तियों के पास। तो उन्होंने कहा कि क्या करते हो तुम ऐसा, तुम्हारे पास तो कैसे किया। उसने कहा कुछ नहीं करते हम, बस हमें परेशान करे लोग, इनको ले जाओ। हम तो चाहते भी नहीं कि ये हमारे पास रहे, है ना। हम तो चुपचाप, कुछ समझ नहीं आ रहा जिंदगी से, तो यहाँ आके बैठ के प्रार्थना करने लगे और हमारी शांति भंग हो रही है इनकी वजह से। तो उसने कहा तो बढ़िया बात है, खुश हो गया। उसने कहा कि हमें प्रार्थना ही तो कुछ नहीं आती। तो फिर वो डबल खुश हो गया और उन्होंने कहा कि आप कुछ करिए, मतलब उनको ले जाइए। तो खुश होता जा रहा था कि हमको कुछ आता वाता नहीं है। देखो हम सच बताएं, हम ऐसे आके बैठ गए, हमें कोई प्रार्थना, हमें पादरियों में कुछ प्रार्थना वगैरह होती फिक्स कि हमें कोई जैसे अपने ऋग्वेद में मंत्र वगैरह वैसे, तो हमें कुछ प्रार्थना वगैरह कुछ नहीं आती। तो खुश होता जा रहा कि क्या है ये, तो मेरा कि धूल मेरा बनी हुई, मैं तो इनको ऐसे ऐसे परास्त कर दूंगा, ऐसे हरा दूंगा, सब वापिस मेरे यहाँ आने लगेंगे ऐसा कर। तो जा रहा होता है और जाके बताओ तो तुम लोगों को क्या कहते हो या फिर तुम क्या प्रार्थना करते हो। तो उसने कहा कि हम कुछ खास मंत्र नहीं, हमारे पास कुछ पता नहीं इनको प्रार्थना क्या होता है। तो हम बस ये कहते हैं कि तुम तीन हमारी रक्षा करो। तुम तीन व्यक्ति थे, तुम तीन अगर हमारी रक्षा करो, बस ये मंत्र दोहराते। ये सुन के तो वो पादरी गदगद हो गए कि ये कोई प्रार्थना हो गई। हम तीन तुम तीन हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने भी ऐसा कुछ होता होगा। तो वो तो खुश हो गए, कुछ हो जा रहा था, उसके पैरामीटर बढ़ता ही जा रहा था खुशी का। ये कुछ अनगढ़ दिखती, कुछ आता जाता है, लोग पागल हो जाए। फिर वो जा रहा था, वहाँ चला के बीच में नदी पड़ती है, तो वो जा ही रहा था बस। इतने क्या होता है कि वो है ना, वो पादरी उनको जाने से पहले प्रार्थनाएं सिखाता है कि मैं तुम्हें प्रार्थना सिखाता हूँ, ये प्रार्थनाएं बोलो तुम, ठीक रहेगा। हालांकि मैं लोग तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं तुमको प्रार्थना सिखाता हूँ, देखो इसमें नहीं कहा, मैं तुमको प्रार्थना सिखाता हूँ। तो ये प्रार्थना बोलना तुम, एक लंबी चौड़ी सी प्रार्थना दे देता है हमको। अनपढ़ से व्यक्ति थे वो, तो उनको एक लंबी चौड़ी प्रार्थना देकर वो आगे चल देता है। वो नदी आ रही होती बीच में, तो नाव में बैठ के जाना। इतने इतने वो व्यक्ति दौड़ते हुए आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या लंबी चौड़ी प्रार्थना बताई थी। हम तो कंफ्यूज हो गए तीनों, क्यों हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम आपस में वाद विवाद करेंगे। हमारी प्रार्थना छोटी थी, हम तीन तुम तीन और हमारी रक्षा करो। कुछ भूलने जैसा है ही नहीं, भूले क्या हम तीन है, भूले क्या ये हमारी रक्षा करो, क्या भूले, कुछ भी याद करने लायक नहीं है इसमें, भूलने लायक नहीं है इसमें। और तब जब वो उसे पूछा है तो वो कुछ बता नहीं पाए, क्योंकि पता है वो कहाँ दौड़ते हुए आ रहे थे, नदी पर। तो उन्होंने कहा कि क्या कह सकते थे, कुछ कह ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए, मेरी सारी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं हार गई।
कठिन प्रार्थना याद करते हैं, भगवान ना कठिन थोड़ी ना है, फिर तो आप प्रार्थनाओं पर फोकस कर रहे हैं। भगवान तो इतनी सहज से सहज चीज है कि आपको कुछ करना ही ना पड़े। जब कुछ करना ही नहीं पड़ता है, झूठ बनाने पड़ते हैं, सच थोड़ी ना बनाना पड़ता है। कुछ भी नहीं करना पड़े, भूख लगी खा लो, नींद आ रही सो जाओ, इसको बोले कुछ ले लो। ये इतना सहज है कि जब आप इसमें जाएंगे तो है ना। बच्चे कितने सहज होते हैं ना, छोटे बच्चे जानवर पूछते हैं ना, गाय को बच्चों को भी मानते कि भगवान इतनी सहज अगर आप हम हो जाए, इतनी सहज कि कुछ थोपना ना पड़े हमारे ऊपर हमें। और जब हम कुछ भी नहीं करते हैं ना, शायद मैं बहुत ज्यादा नहीं समझा पाऊंगी, फिर मैं खुद ही घूम जाऊंगी, ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हम साइंस पढ़ रहे थे तो हम अंग 4 पढ़ चुके हैं, हमने 4 लवण पढ़ चुके हैं, तत्व मिश्रण पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम यही जानेंगे तत्व मिश्रण में अंतर क्या होता है, ठीक है। और पंथनांक गलनांक नहीं, ये तो हम कल कर चुके। कुछ विधियां तो जानेंगे, फिर पदार्थ जो भी मिश्रण वगैरह होता है उनको अलग करने की कौन कौन सी विधियां होती है, पंथनांक की, गलनांक की। ये विद्या थोड़ी ना है, आसवन विधि, प्रभाज्य आसवन विधि है ना, भाप वाली कोई विधि है, वो वर्ण लेखन वाली विधि है कोई। ऐसी कुछ विधियां हैं जिससे हम क्या करते हैं कि पदार्थों को अलग करते हैं, मिक्स पदार्थों को, जैसे शक्कर, दूध और शक्कर का घोल, इस तरीके से हम पदार्थों को अलग करने की कोशिश करते हैं। एक पेज तो इन्हीं सारी विधियों से बनाना कि ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम पदार्थ को पृथक पृथक कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से पदार्थ मिलते हैं, है ना, बहुत डाइवर्स तरीके से मिलते हैं, तो हम उनको पृथक कैसे करें, उनको जुदा कैसे करें। फिर एक पहले अपन पढ़ते हैं तत्व यौगिक मिश्रण में, इन दोनों में अंतर क्या होता है, तत्व मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है, विलयन क्या होता है, और इसके अलावा कुछ 2 और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, थोड़े टफ से हैं, लेकिन मतलब हमने नहीं पढ़ी अब तक, है ना, थोड़ा अनफेमिलियर से लगते हैं, लेकिन हाँ एज इट इज याद करेंगे। फिर बीच में अपन पढ़ते हैं एक कुछ महत्वपूर्ण टर्म, नहीं महत्वपूर्ण, हाँ कुछ अजीब तक साइंस बहुत ज्यादा मैंने भी नहीं पढ़ी, और बस हम अभी तो फिलहाल चीजों को याद करेंगे। याद करते करते धीरे धीरे ऐसा समय आएगा ही सही कि जब हम उनके कॉन्सेप्ट पर भी अच्छी पकड़ बना लेंगे, ठीक है। पहले याद तो करें, स्मृति जरूरी है, स्मृति से मत भागिए, कुछ तो आपको इफेक्ट करना पड़ेगा पहले। तो कुछ नियम पढ़ते हैं, बोयल का, कोर्सेलोव का नियम, बस एज इट इज याद कर लेंगे, बोयल का, अवोगाद्रो का, है ना, चार्ल्स का, गेसेलिक का, इस तरीके कुछ नियम। फिर तो अब थोड़ा सा माइंड में बनाएंगे, फर्स्ट पेज में क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। फर्स्ट पेज में वो विधियां जिससे हम पदार्थों को अलग करते हैं, सेकंड पेज में नियम है, अधिक से नियम है ना, और थर्ड पेज में तत्व यौगिक मिश्रण अंतर है। ये तो मैं आपको मूल थीम बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ बातें और मैंने इसी से कवर हो गए, पूरे तीनों 4 पेज इन्हीं टॉपिक से कवर हो गए, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बातें छोटी थोड़ी, ठीक है। तो मैं हमेशा की तरह आपको पेज वाइज ही बताऊंगी। ये है अपना शायद अपन 16 शायद 16 पेज नंबर 16 पढ़ेंगे। पेज नंबर 16 में क्या पढ़ेंगे, पेज नंबर 16 में अपन पढ़ेंगे कि हमको ना विधियां हैं बहुत सारी, बनुआ करके हमने टिप बनाई थी, बनुआ और ए, बनुआ करके हमने टिप बनाई थी याद रखने के लिए। फिर यहाँ पे एक सारणी थी, हाँ शायद वही सारणी थी, एक छोटा सा ब्रैकेट दिया हुआ था जिसमें विले और विलेन के बारे में बता रहा था, जिससे अगर आप दूध में शक्कर डालते तो शक्कर को विले और दूध के बनवा करके, ठीक है। बी से है भाप करके कोई विधि, एन से अपने निस्तारण विधि है, यू से ऊर्ध्वपातन, वी से वन लेखन, ए से अपकेंद्र, और एक और ए से है यहाँ अब एक और ए से है, और एक और ए से पता नहीं क्या है, लेकिन 2 विधियां हैं जिसमें परासन और विपरीत परासन कहते हैं, ठीक है। ये मुझे पता है, इस वाले एक और दूसरा नाम इसका निस्तारण भी, ठीक है। तो ये विधियां, इन विधियों में मूलतः मुझे एक बात ध्यान है, शायद ये उतने सही ना हो, लेकिन एक बात ये है कि इन सारी विधियों में अपन मतलब परिभाषाओं से ये मीन्स निकल रहा था, एक थीम पकड़ने की कोशिश करें तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सब में ये बताया गया था कि हम लिक्विड को
ठोस को लिक्विड से अलग कैसे करें, सब में ये बात बताई गई। थोड़ा सा खाली वर्ण लेखन में जुदा था और एक अप केंद्रक में जुदा था। वर्ण लेखन में अलग बात थी कुछ, और अप केंद्रक में वर्ण लेखन में क्या था कि विलियन होते हैं, विलेय होता है, विलियन विलेय ऐसे ऐसा करके कुछ अजीब, दो विलियन अजीब सी बात है कुछ। फिर ए में है अब केंद्रक में है कि नीचे जम जाता है ठोस और ऊपर ऊपर है ना, अगर लिक्विड में कोई ठोस होता है तो कुछ तो नीचे जम जाता है, कुछ ऊपर परत बन जाती है, ये थीम निकल रही। इसके अलावा इसके क्या पता कि इन सब की परिभाषाएं क्या है, आखिर सब में क्या होता है, सब विधियों में कैसे अपन चीजों को पता करते हैं, और क्या है कुल मिला के क्या है विधियां, है ना। सब में यूं ही ध्यान रखो कि सब लिक्विड को ठोस से अलग करने की विधियां, सब लिक्विड को ठोस से अलग करने की विधियां, इस तरीके से ध्यान रखोगे। वी में अलग है कुछ, अब केंद्रक में अलग है कुछ। और अब सेकेंड इंपोर्टेंट चीज देखेंगे अपन कि इन विधियों का इस्तेमाल होता कहाँ है। तो लगभग कुछ याद है कि मूत्र में, प्रयोगशाला में, यहाँ मूत्र के जांच में, प्रयोगशाला में वैसा कुछ था। और फिर ऊपर ही अपने रंगों को पृथक करने में, है ना। और फिर यहाँ तो कठिन टर्म थे ये एस्थेनिक वेस्थेनिक, इनको बनाने में शायद, है ना। इसके लिए मैं MA ट्रिक बनाई थी, MA स्क्वायर, इतना ही ध्यान है। लेकिन हाँ ये ध्यान है मुझे कि इन सब की परिभाषाएं थी, फिर इन सारी विधियों का प्रयोग कहाँ करते हैं अपन, ये था। कहीं पता नहीं सा लग रहा है पेट्रोल डीजल को अलग करने में भी था कहीं ना कहीं। हमने ना सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया था कि इन विधियों का उपयोग यहाँ होता है। बीच में ऐसा लग रहा है बीच में कुछ रह गया, बाकी लिक्विड लगभग हो गया, दो चीजें होंगी। फिर यहाँ एक आती है कुछ बात जिसमें अपन ईट कहते हैं, क्या कहते हैं, कट कहते हैं, से कुछ कार्बो करके होता है, जिसका उपयोग एक तो होता है घी तेल इसमें और एक गंधक में, और टी से कार्पिन का पेंट में। ऊपर भी कुछ होता है, एक अंग्रेजी में कुछ नाम है ना, और उनके सामने कुछ बता रखा है, ऐसा या लड़की का नाम था वो, और सामने इथेनॉल था, एथोन नेफ्था था, ऐसे कुछ नाम थे। ठीक है, देखो मैं उस तरीके से बता रही हूँ, इससे पहले वाला अगर सेशन आपने लिया तो चीज़ समझ आएगी। मैं इंश्योर करूँगी कि बहुत जल्दी आपको सेशन बैठ रहा है, ठीक है, उसके बाद देखना है। तो ये सारी बातें थी इसमें, और कुछ जो था कि सारे ये टॉपिक है ना, अच्छे बड़े से टॉपिक थे, काफी इंफॉर्मेशन थी। एक में यहाँ 3 पॉइंट थे, सब एक जैसे मिलते जुलते पॉइंट थे, वर्ण में थे शायद 3 पॉइंट। तो ये मैंने आपको बस वो समझाने की कोशिश करी, जो भी हमने पढ़ा था वो सारे पैटर्न बताने की कोशिश करी थी जो हमने उस समय बनाए थे। चीजें और फाइन होंगी। अभी मैं कह सकती हूँ कि इससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा याद है, कई गुना। अगर MCQ फोन पे आया तो शायद सही टिक करूंगी। मेरे को ही नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी याद है। देखो तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं होती है ना, तो यकीन करना होता है अपने आप पे। मुझे किसी ने कहा भी है कि टिक फोकस मत करना और चीजों को पढ़ो, लेकिन सही है, मैं गलत नहीं करूँगी, लेकिन एक चीज को आप हर एक को फाइन तरीके से नहीं पढ़ सकते शुरुआत में। आपको एक ब्रूड एस्पेक्ट लेके, मैं नहीं किसी को गलती है मुझे, बस इतना मेरे विचार बता रही हूँ कि आप जब पूरा पेज एक साथ मान के पढ़ेंगे तो आप एक बड़ी इकाई मान रहे हैं, और अपने आप यकीन करें कि अंदर की चीजें आपको याद है। बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद है? हर एक लाइन, हर एक वर्ण पे अगर आप एक वाक्य याद करते हैं तो एक वर्ण पे फोकस कर सकते हैं कि वहाँ मुझे कर ध्यान रखना नहीं ना, पूरे सेंटेंस को ध्यान रखें। ठीक वैसे जब हमको बहुत ज्यादा पढ़ना होता है तो आपको पूरा पेज मिनट लगता है, एक इकाई लगता है। आप सिर्फ ऐसे कहते हैं कि यहाँ ये वाला टॉपिक है, यहाँ वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, इसमें 4-5 होंगे, उसके अंदर की बातें आपको दिखाई दे रही होती है माइंड में। कुछ आप बाहर से वर्क कर रहे हो तो कुछ आपके अवचेतन को वर्क करने दे रही होती है। सब कुछ हमारी चेतना से नहीं होता, कुछ हमें अनकॉन्शियसली यकीन करके चला जाता है, और वो दिखाई देता है जब आप क्वेश्चन अचानक से कोई चीज़ सही नहीं हो जाती। हम किसी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं तो वो ऐसे ही नहीं सही टिक हो गया, बैकग्राउंड में चीजें वर्क कर रही हैं, बस ये टिक करना होता है। तो वो सारा दोहराने की कोशिश करेंगे, जितना हमने गेन करा है वो एक आधार बनेगा, और उससे मिलती जुलती चीजें, उससे कनेक्टेड चीजें ऑटोमेटिक हमें बता रही। तो ये था हमारा पेज नंबर 16। अब पढ़ेंगे अपन पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में ये बहुत सारा था, कुछ भी नहीं, 1 2 3 4 there and there। मैंने इसको बहुत
क्यूटी कहा था, सेगमेंट कहा था, क्योंकि इसमें सारी चीजें व्यवस्थित है। एक में विधियां बता दी, एक में नियम बता दिए, बाकी में मिश्रण और निरोधक बता दिए, मतलब सब कुछ कह सकते हैं कि ये बताया इसमें, ये बताया इसमें, ये बताया। आप बाकी अलग अलग टॉपिक होते तो बढ़िया से नहीं बता पाते कि क्या पढ़ा हमने इस पे, जुदा जुदा टॉपिक होता है, यहाँ नहीं बताते। यहाँ क्या पता था, नियम, चार्ल्स का, बॉयल का, ABCD ध्यान रखो, ABCD डीजिए, ऐसे आगे का दूंगा। यहाँ जी में कुछ विश्वविद्यालय के साथ आएगा, यहाँ डीजे से कुछ ये नियम और वो नियम, ये पूछेंगे कि वो पूछ भी ले तो आपके पास कुछ तो होगा बताने के लिए। यहाँ हमने ऐसे करा था, ऐसे करा था हमने, यहाँ पे अपन बराबर करते हैं, यहाँ पर दो चीजें करते हैं, इससे हमने ये एक चीज, एक तो ये स्क्वायर करते हैं और एक और कुछ करते हैं, यहाँ पे भी एक शायद ये वाला करते हैं और एक और कुछ करते हैं, समानुपाती ये करते हैं, शायद दो चीजें करते हैं। ये हो गया समानुपाती, ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया बराबर, ये वर्गमूल ही है, शायद वर्गमूल लिखा इसको, हाँ वर्गमूल लिखा और एक और कुछ कहा, इसको समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती, ये शब्द इन नियमों में आएंगे। नियम बता दी मैंने, ये चीजें बता दी। अब इनके अलावा खाली इन शब्दों से काम नहीं बनाए, कुछ और ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ अपने स्थिर दाब, स्थिर ताप, स्थिर दाब और स्थिर आयतन, और फिर स्थिर दो चीजें थी, फिर स्थिर दो चीजें, ताकि हमारे ये शब्द और ये शब्द मिलकर हमारी परिभाषा कंप्लीट कर दे। उसके बाद यहाँ ज्यादा ध्यान यहाँ आते, यहाँ अपन है ना, यहाँ सारणी पढ़ते, यहाँ सारणी पढ़ते, बीच में दो लाइनें पढ़ते हैं। सारणी किस चीज की, हमारे पृथ्वी पर कौन कौन से तत्व हैं, नीचे हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व हैं, बीच में कौन सी कितनी मात्रा में, तो पृथ्वी पर कौन कौन से तत्व हैं ना। एक ट्रिक बनाई थी कि ओसा लक्ष्य पीएम, ओसा लक्ष्य जो है पीएम बन गया, सुनो सा ओसा है ना, पत्नी के गीत गति से, तो उसे ऑक्सीजन की जैसे वही आप कनेक्ट कर सकते हो, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह है ना। फिर कितने कितने परसेंट है, तो देखो 1 2 3 ऐसे पूरी सारणी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने कितने परसेंट है, तो अपन गिनती बोलते हैं ना, गिनती फिर 1 2, जैसे आप 6 7 8 कह सकते हैं, फिर आप 5 6 7 कह सकते हैं, फिर आप 1 2 कह सकते हैं, ACD रिवर्स ऐसे करो। आपको सेशन में आपको चीजें याद होगी, क्योंकि मैं आपके साथ याद कर रही हूँ। अगर मैं याद कर पा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि आप भी याद कर पा रहे हो, मेरा मकसद आपको याद करवाना है। तो मुझे लगता है कि ये तरीका सही है, यही तो होगा ना जो मुझे लगता है, उसी तरीके से मैं आपको याद करवाऊंगी। ठीक है, अगर मैं याद कर पा रही हूँ तो डेफिनेटली आप भी याद कर पा रहे हैं फर्स्ट बार। ठीक है, फिर यहाँ शरीर में जो तत्व पाए जाते हैं ना, उनके बारे में बता रखा था कि ये पाए जाते हैं। मैंने ट्रिक बनाई थी कि ओके और तुम्हारी नाक और सकमत सलामत तो है ऐसे करके, तो ये इतने इतने परसेंट भी था, 10 18 वाली पुरानी 6 7 के आसपास है ना, इतना परसेंटेज भी था। बीच में दो कौन बताया ना मैंने, वो थी कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, और ऑक्सीजन शब्द का भी था, ऑक्सीजन और एस्थिन शब्द का जेर था। फिर अपन एक और दो शब्द होते जिसको ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम और धातु सबसे ज्यादा, ऐसे उनमें दो धातुएं थी। ठीक, तो ये बना। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 18 पे, बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं। पेज नंबर 18 में क्या पढ़ा, पेज नंबर 18 में ना इसमें पढ़ा हमने तत्व मिश्रण अंतर, मिश्रण यौगिक को दो लाइन ऐसी जिनमें दो से ज्यादा शब्द है, दो लाइन ऐसी जिनमें एक शब्द है, घनत्व और छानना, घनत्व कल्पनाक और गलनांक, एक में छानना और ये विधि और गुणधर्म और रसायन, गुणधर्म रसायन एक शब्द है, छानना और ये दूसरे शब्द है ना, ये छानना और ये करना, और एक और इसके साथ वो कल्पनाक और गलनांक, ये दो है, और घनत्व और रसायन वाले एक ही शब्द। इन चारों बेस मान के अंतर करते हैं। ठीक है, एक में है एक में नहीं है, ऐसा नहीं। फिर यहाँ तो विलेय किसको कहते हैं, जो थोड़ी मात्रा में, जिसमें शक्कर घोली विलेय शक्कर है, लेकिन आप दूध में एक सीमा के बाद शक्कर नहीं घोल पाएंगे, इसको कहेंगे आप संतृप्त विलेय, मतलब वो विलेय, देखो विलेय तो शक्कर है, तो यहाँ विलेय होना था, लेकिन ध्यान रखिए हे विलेय ही, संतृप्त विलेय वो जो संतुष्ट हो गया, अब आप उसमें कुछ और नहीं घोल पाएंगे, उसमें मतलब कि विलयन में, लेकिन ये है विलय। आप बस इतना ध्यान रखो कि विलय दो तरीके होते हैं, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त वो जिसमें आप और चीज नहीं घोल पाओ, उसको संतृप्त विलय कहते हैं। फिर यहाँ विलय
विलेन की परिभाषा, विलेन की परिभाषा 3 लाइनें थी, 4 लाइनें थी, 3 लाइनों की परिभाषा थी जो एक शब्द से थी, 2 शब्द से, 3 शब्द से और एक समान बता रही। ठीक है, फिर यहाँ जाते अपन, तो यहाँ उदाहरण मटके का ठंडा पानी गर्मियों में, गिलास के पास बूंदे बनना, पानी छिड़कोगे तो ठंडी हो जाएगी जमीन, नेल पॉलिश लगाओगे हाथों पे गिर जाएगा रिमोट तो ठंडा लगेगा हाथ। ये सारी उदाहरण इन्हें बता इन्हें कि क्या होता है। इन्हें पता है, इन्होंने कहा था कि मटके के पानी ठंडा भी होता है। मुझे लगता था कि ये ना छेद है तो अंदर पानी हवा जाती होगी, हवा से ठंडा, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि ये अलग ही बताते हैं कि मटका उष्मा ले लेता है, ऐसा कुछ पता नहीं क्या बताते हैं। शरीर सूती कपड़े ठंडा क्यों महसूस कराते हैं, क्योंकि शरीर से उष्मा ले लेते हैं, शरीर में जो गर्मी होती है उसको सोख लेते हैं, शरीर की गर्मी को ये सोखते हैं। हाँ, ये तो जम रहा है। और पानी छिड़कते तो ठंडा क्यों लगता है, गुप्त उष्मा के कारण। हाथ पे रिमोट गिरते ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि हाथ की उष्मा रिमोट ले लेता, ऐसा कारण थे सबके। टेक्निकल चीज जुड़ी थी, उदाहरण तो सिंपल है लेकिन टेक्निकल चीज जुड़ी थी सबके साथ। बस एक आधा कोई रह रहा है मुझे साथ है, बाकी तो फिर यहाँ दो चीजों में थी, दो अलग अलग चीजें थी। एक तो था अ से शुरू होने वाली चीज, एक थी अपने कुछ प से शुरू होने वाली चीज। तो अ से अपन आवे आर्द्र कहते हैं कुछ, और अ से प्रस्फुल कहते हैं, आर्द्र पदार्थ प्रस्फुल पदार्थ। तो इनमें क्या होता है पता है, इनमें नमी को बताते हैं, नमी हो नमी। फिर दूसरा बताते हैं कि संतृप्त नहीं हो, ये संतृप्त है, दोनों में नमी शब्द है, ये संतृप्त नहीं और संतृप्त है। इनके उदाहरण भी होते हैं जिनको अपन याद करते हैं कि अपनी नाके पर क्या करा, क्यों नाका लगा है, तो क्यों ही नाव है नाका है। ये क्या है पता है, ये NaO को मैं नाव के लिए, NaO को नाव के लिए, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा नहीं पता कि इनको सोडियम कहते हैं, पोटेशियम, हमको तो बस याद करें। फिर इसके अलावा नीचे अपन कहते थे कि है ना, तुम बीमार हो गए हो, इथर या ऐसे कुछ के ट्रिक बनाती है, बीमार हो गए हो, परवाह करना, और 4 शब्द हैं कुछ ऐसे ही है, बीमार होना, परवाह करना, विदेश जाना, ऐसा करके कुछ बनाते हैं, हल्का करना। तो ये था पूरा सेशन जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों पढ़ा। इतना इंश्योर करती हूँ आपको लग नहीं होगा कि क्या पढ़ा हमने, लेकिन बहुत कुछ पढ़ा है हमने, क्योंकि 20 मिनट सिर्फ उतने होते हैं जिसमें आप एक चीज रीड कर पाते हैं। अगर आप फास्ट रीड करते हो सकता है 10 मिनट या 15 मिनट, लेकिन चीजों को 20 मिनट में आप याद भी रख लेते हैं, है ना। अगर ये हो रहा है तो मेरे हिसाब से ये सही है, और आपका हिसाब लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए, आपके दिल को लगना चाहिए, आपका गणित आपके माइंड को लगना चाहिए, सारी कैलकुलेशन को लगना चाहिए आपकी, कि मैं सही जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको नहीं लगेगा, आप ही नहीं राजी हो, तो आप बेहतर कैसे दोगे एग्जाम में। आप सिर्फ गिल्ट बहुत कर रहे कि मैं इससे बेहतर कर सकता था शायद, तो वो छोड़िए मत। जो आप कह रहे थे कि मैं इससे बेहतर कर सकता था, वो जो बेहतर आपके पास है वो छोड़िए मत, उसको इस्तेमाल करिए। ये था पूरा सेशन। 21 MCQ क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म हो। तो क्वेश्चन ये हमारा कि गोल्ड को भरने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। एक बार ऐसे MCQ क्वेश्चन करें सेशन के बाद। गोल्ड को खोलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एक बार रेजिया का। रेजिया ने क्या पहन रखा है, गोल्ड पहन रखा है। गोल्ड को खोलने के लिए एक बार रेजिया ने गोल्ड पहन रखा है, कनिकल। निम्न में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का, 21 क्वेश्चन करेंगे। अम्लीय प्रकृति का कौन है, नींबू का रस, मानव रक्त, चूना पत्ता, मानव, चूना और प्रतिअम्ल, ये तीनों क्षार रखें, ध्यान रखिए। मानव का मूत्र, चूना और प्रतिअम्ल बता थोड़ा सा ये माना था कि प्रतिअम्ल आपके पेट में जो अम्ल होता है उसको मिटाने के लिए प्रतिअम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये अम्ल बनी है, लेकिन अम्ल बने आरस के नाम पर नहीं क्षारक। अम्ल तो यहाँ एक ही नींबू का रस। नींबू के अंदर कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, कौन नहीं देगा, चूना। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें मैं मानती हूँ कि शायद आपको उतनी अच्छे से याद ना रहे, लेकिन कुछ तो करेंगे ना अपने पार्ट का। इनमें से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ, इन सबको आप समझने में बैठ सकते हैं, तनु अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड, सारी अरबी क्रियाएं, सारा कुछ। ये जो साइंस के बच्चे होते हैं उनमें भी इतनी पारंगत होती होगी, हमें मान के चले होती होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा लगेगा। पहले ऐसा काम कर ले जो जल्दी से बन जाए, फिर इनको समझते रहेंगे। ठीक है, कभी समझ मिला तो समझ लेंगे कि कैसे क्या रसायन वगैरह मिलना वगैरह, है ना। इनमें से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। तनु अम्ल के साथ उपचार करने पर, तनु अम्ल के साथ उपचार करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। चूना ऐसा जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है, सिंपल सा ध्यान। लेकिन देखो, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए सूचक कौन सा सही है, जो दिखाई देते वो सूचक होंगे नहीं इसके लिए।
जैसे लिटमस, हल्दी, पंखुड़िया, इन पर देखना पड़ेगा लाल हो या पीला हो। तो वेनिला एसेंट शायद इससे फटफट की आवाज आती होगी, अम्ल क्षार डालते हैं तो ये जिसको दिखाई देगा उसके लिए। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, जब अम्ल को मिलाते हैं तो आयन होता है और एक और कुछ तनुता आती है। तो पता नहीं आयन क्या होता है, तनुता क्या होता है, लेकिन ध्यान रखो अम्ल को अगर आप पानी में मिलाते हो तो ये होता है। अम्ल से आयन, ध्यान रखो, तो आयन को तनुता कहते हैं, ऐसे ध्यान रखो, ऑब्लिक में ध्यान रखो, चीजों को याद करेंगे। तो पाचन के दौरान उत्पन्न जठररस का पीएच कितना होता है, अम्लीय होता होगा तो 7 से कम, 7 से ज्यादा, 7 से बराबर, 0 तो 7 पता चलता है, ये तो नहीं होगा तो 7 से कैसे हो सकते हैं, ये 7 के बराबर तो 10 में जाता है, 7 से ज्यादा है तो 4 हो जाता है, 0 के बराबर है तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 7 से कम नहीं होता। एक अम्ल तथा एक क्षारक की जलीय विलयन के लिए कौन से पता चले, देखो आप अगर 14 के पास जाएंगे तो क्षारक की प्रधानता होगी, अगर आप 0 के पास जाएंगे तो अम्ल की प्रधानता होगी। ये कोटेशन ध्यान रखो, इससे ही आपको सॉल्व हो जाएगा कि पीएच जितनी उच्च होगी उतना अम्ल दुर्बल होगा, क्योंकि उधर क्षार प्रबल है, और पीएच जितनी कम होगी, पीएच जितनी कम होगी क्षार उतना, क्योंकि उधर अम्ल प्रबल है। तो ये दोनों पता चलेंगे। दंत क्षय समझ पड़ेगा, दंत क्षय रोकने के लिए नियमित से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। दांत तो मंजन में क्या होता है, क्षार होता है, हमारे मुंह में अम्ल है, मंजन में होते हैं क्षारी होते हैं, ध्यान रखेंगे। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके नमक, जो नमक है ना उससे दो चीज बनी, धोने का सोडा और खाने का सोडा, ये दोनों नमक से बने, नमक ही इनका से है ना, तो नमक से बने, इन दोनों से किसका, किनके कच्चे माल के तौर पर नमक का इस्तेमाल होता है, खाने के सोडे और धोने के सोडे के कच्चे माल के तौर पर नमक का इस्तेमाल होता है। फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिडिक अम्ल में मिलाते हैं तो गैस निकलती है, मुक्त गैस के संदर्भ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इतना बड़ा नाम है, को जब एसिड के साथ अम्ल से मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, मुक्त गैस के संदर्भ में बता सकते हैं। शायद ये अम्ल तो मिला रही है, तो ये सामने वाला शायद हो सकता है क्षार, दोनों को मिलाते तो कौन सी गैस निकलती है, उस जो गैस निकलती है उसके बारे में सही क्या है, वो गैस बहुत सारे काम कर जाती है, चूने को दूधिया कर देती है, चूने के पानी को जलती हुई तिलों को बुझा देती है वो गैस, या सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन में घुल जाती है, और ये गैस ऐसी होती है कि ये दूसरे में घुल जाती है। शायद हम लोग क्षार भी होंगे, हम इससे मान के चल रहे हैं। हमको चीजों को याद करना है, एक तो सोडियम को किसको मिला है, सोडियम हाइड्रोजन को, दूसरा हम लोग तो क्या हुआ, बुझ गया, कुछ जलता हुआ था वो बुझ गया, तेल बुझ गई, चूने पानी दूधिया हो गया, एक किसी विलयन में मिलाया तो घुल गई ये। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटना साथ रहने की भूल, अगर आपके हाथों पे अम्ल पड़ गया तो क्या करोगे, देखो पानी से धुलोगे फिर क्षार लगा लो, मैं ये मान के चल, सोडियम हाइड्रोजन लगा लोगे, पानी से धुलोगे, सोडियम हाइड्रोजन क्षार ही है शायद, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि अभी पढ़ा हमने कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ मिलाओगे, जो गैस निकलेगी उस गैस से क्या क्या होगा, तो मान लीजिए कहते अम्ल है वो, शायद समझ रहे ना, इसे जस्ट बता। फिर है क्योंकि में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ता हुआ सही ग्रंथ है, सबसे देखो सबसे बढ़ता हुआ ग्रंथ है ना, तो अम्ल इंटेंस होता हुआ, जल में कम होता है, फिर एसिडिक में और हाइड्रोक्लोरिक तो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, समझ एक अम्लीय होता है हमारे जठरस में पानी, तो जल है फिर एसिडिक होने फिर हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है याद रखेंगे। जल है फिर अम्ल है, जल तो थोड़ा सा होगा, अम्ल शायद दोनों हो सकते होंगे शायद, जल तो अम्ल है, जल फिर अम्ल नाम आई रहा, एसिडिक एसिड का मतलब फिर ये हाइड्रोक्लोरिक। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया, इसे इससे छोड़ दिया गया स्वच्छ अधिक लवी विलयन, पीएच पत्र को पीला नारंगी करेगा, इनमें से कौन सा पीएच पत्र को हरा नीला कर देगा। पानी लिया, पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाली, घोल बन गया, उस घोल को आपने लेटमस पत्र को डाला तो वो पीला और नारंगी हो गया, लाल के नजदीक शायद ये अम्लीय है, तो पीला नारंगी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा, ऐसी कौन सी चीज है जो पीएच को नीला कर देगी, नीला कौन करते हैं, क्षार करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रतिअम्ल क्या है, प्रतिअम्ल क्षार है, अभी पढ़ा था हमने पीछे पे कि प्रतिअम्ल क्षार, नींबू वाले में पढ़ा था कि नींबू ही अम्लीय, बाकी सब क्षार, मानो मूत्र रक्त, मूत्र रक्त नहीं था, मूत्र तो था, एक में थोड़ा सा कंफर्म करते चले, नींबू वाला का है ये, चूने का पानी बनाना, चूने का पानी भी क्षार। आगे बढ़ोगे, दांत की एनिमल के कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी दांतों के ऊपर के जो है ना वो अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। दांत आपके जो बीच में स्लाइवा बनता है वो शायद अम्लीय होता है, लेकिन एनिमल्स होता है लाल ये क्षारीय, दंत वगैरह भी क्षारीय। तो कितने क्वेश्चन पढ़े, बस 8 से 10 क्वेश्चन और करने होते, खत्म, सेशन खत्म। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय है क्योंकि ये क्षार लवण है, क्योंकि ये क्या है, दुर्बल अम्ल और क्षारक का है। देखो बात घूम फिर के हुई, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है, क्योंकि यह क्षारीय लवण है, इसमें अम्ल तो बहुत दुर्बल है और इसमें क्षार बहुत ज्यादा है, क्षारीय लवण है, इस वजह से सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण, ऐसे बता रखा। बात एक
एक आर्द्रधर्मी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरेचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। रक्षित नली को नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है? क्या कहा पता है कि एक भीगा हुआ शरीर है, गीला गिला शरीर है, उसमें आपने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरेचन के दौरान हाइड्रोजन गैस के दौरान गैस को सामान्य कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा। आपने कोई गैस थी उसको एक नली से गुजारा, नली से प्रवाहित किया, तो रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का क्या कार्य? तो आपने जिस नली से उस गैस को गुजारा उस नली में आपने कुछ लगाया, कैल्शियम क्लोराइड लगाया। तो आपने कैल्शियम क्लोराइड क्यों लगाया? एक गैस गुजारने का आपको नली से, तो आपने उस नली में कैल्शियम क्लोराइड क्यों लगाया? क्योंकि इससे जो हम गैस गुजारेंगे ना उसकी सारी नमी अवशोषित हो जाएगी। शायद हमको उसमें नमी नहीं रखनी होगी, गैस तो गैस है, नमी क्यों रखेंगे? तो उसको सारी नमी अवशोषित हो जाएगी। इस वजह से आपने क्लोराइड लगाया उस नली पर, कैल्शियम क्लोराइड लगाया उस नली पर। गैस कौन सा बताया? हाइड्रोजन क्लोराइड लगाया क्या कैल्शियम? आगे एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को मिला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आदि के मिलान पर परिवर्तन विविध क्रमित हो जाए? देखो ये इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक कोई जलीय विलयन है, आपके पास कोई घोल है और लाल लिटमस को मिला कर देता है, मतलब वो क्या है? क्षारीय। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आदि के मिलाने पर वो परिवर्तन नहीं, ऐसा क्या करे कि ये नीला ना हो बल्कि लाल हो? तो अम्ल डालो, अम्ल अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी बताए देखो क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलता है। पर अम्ल क्षार को मिलाओगे तो क्या होगा? घमासान स्थिति बनेगी, ऊष्मा होगी। नहीं 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 हाँ होगी, ऊष्मा होगी। दोनों चीजें होगी, पानी और गर्मी और ठंडक। ऊष्मा का निर्माण होगा, ताप का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा। दोनों ही चीजें बनेगी, दोनों विपरीत है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देना मतलब ये 14 के आसपास। इसका पीएच मान संभव तो हो सकता है, देखो 4 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 7 से और बाकी 7 से कम 10 हो सकता है शायद ये हिसाब से। एसओ का जलीय विलयन क्या है? SO2 का जलीय विलयन है अम्लीय। सो SO2 का जलीय, देखो SO यानी सल्फर है कुछ, सल्फर ऑक्साइड, तो ये क्या है? अम्ल है कि क्षार? देखो स से स मिल सकता था, एस से अपना क्षार बन सकता था, लेकिन नहीं है, अम्ल है रिवर्स। पालक, आंवला, कच्चे अंगूर में क्या बनता है? पालक हमने कहा था ऑक्सीडेंट, क्योंकि पालक टमाटर की सब्जी आपको जैसे ऑक्सीजन हमारी जरूरत है, पालक टमाटर की सब्जियां नहीं, ये सात्विक फूड भी हमारे शरीर को जीवन देते। तो ऑक्सीलिक क्रमशः ऑक्सीलिक, आंवला में हमने कहा था आंवला काला नहीं हरा, तो कार्बोनेट। और कच्चे अंगूर हमने कहा था कि आप कुछ केरियां तोड़ने गए तो आपके सिर पर केरी पड़ गई, गिर गई टाट में, और अंगूर भी ऐसे ही गिरे थे, है तो ऐसे डायनोटार्टिक अम्ल, कास्टिक अंगूर। चीटी की डंगी में क्या होता है? देखो फार्मिंग पे कहा था, फार्मिंग बहुत चीटियां होंगी, एक और है यहाँ, एक तो फार्मिंग को एक और कुछ कहा था, मेथेनोइक मैं तो नहीं आई थी वहां, सब गए थे दावत में, चीटी के दिमागी चीटियों से। शायद वो मेथेनोइक है कि नहीं, लेकिन फार्मिंग तो है। बस ये थे आज के विषय। आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? आपका क्वेश्चन रहेगा कि मेथेनोइक का भी पूछा इस वजह से नहीं पूछा, फार्मिंग का भी पूछा इस वजह से नहीं, अभी पढ़ा इस वजह से पूछे। आपका क्वेश्चन रहेगा कि SO2 की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो ये था अपना पूरा सेशन जिसमें हमने सारे पेजेस को और 21 MCQ क्वेश्चन को याद कर लिए। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते दिल से पढ़ाई करते रहिए।